एवरीवन, सो कैसी चल रही है नीट की तैयारी। आई एम श्योर कि आप बिल्कुल लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही है, राइट। सो हियर आई एम रोशनी फ्रॉम लर्नो हब वंस अगेन। तो पिछले 10 सालों से मैं ये फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रही हूँ विथ एन एम एंड अ होप दैट हम आपको पूरी तरह से हेल्प कर पाएंगे ऑन दिस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो हमारे पास, जैसे कि आपको पता है कि 6 to 12 प्लस नीट के लिए खूब सारे कंटेंट हैं। हमारे वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है दैट इज ऑल फॉर फ्री, सो यू कैन लर्न एनीथिंग एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर फॉर फ्री, राइट। तो मेरे बारे में या मेरी वेबसाइट के बारे में जानने के लिए यू कैन क्लिक ऑन द लिंक दैट इज गिवन बिलो। तो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं, नीट फिजिक्स के एटम लेसन के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो इसीलिए ये अप्रोप्रिएट है आपके लिए और डिफिकल्टी लेवल भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में आ रखे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 16. Which of the following transitions gives photon of maximum energy? तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि एनर्जी किस में मैक्सिमम होगा। तो हमें ये पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करता है तभी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होती हैं, तभी फोटॉन्स गिव होता है, मतलब फोटॉन्स तभी वो ट्रांजिशन देता है। तो यहाँ पे दो ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा और ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो बी या डी में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता है कि जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं, नॉर्मली एनर्जी हम ऐसे निकालते हैं RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हम इसी तरह से एनर्जी निकालते हैं। तो अब ये जो दो ऑप्शन हमारे पास रह गए हैं, इन दोनों ऑप्शंस के लिए हम एनर्जी निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी के लिए जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, RH जो कि कांस्टेंट है इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा RH इंटू 3/4, ठीक। उसी तरह ऑप्शन डी के लिए हम एनर्जी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी RH इंटू 8/36, ठीक है। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, मतलब इसको हम E1 कर लिखते हैं, इसको हम E2 लिखते हैं। तो अब अगर दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि कौन सी वैल्यूज़ आ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो E1 की वैल्यू है वो E2 से ज़्यादा है, राइट। E1 की वैल्यू E2 से ज़्यादा है, करेक्ट। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, कौन सा ट्रांजिशन हमको ज़्यादा एनर्जी देगा, मैक्सिमम एनर्जी देगा, बी। तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 17. In the Bohr's model of a hydrogen atom, the centripetal force is furnished by the Coulomb attraction between the proton and the electron. ठीक है। If A0 is the radius of the ground state orbit, m is the mass and E is the charge on the electron, epsilon naught is the vacuum permittivity, the speed of the electron is, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो बोर मॉडल के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स इन्वॉल्व है और उसको इक्वलाइज कौन कर रहा है, कूलम अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे कुछ ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो कूलम अट्रैक्शन है, तो कूलम अट्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं, 1/4πε नॉट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, रेडियस, तो इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हो गया कूलम अट्रैक्शन और ये किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² डिवाइडेड बाई r। तो रेडियस यहाँ पे है A0, ठीक है। तो A0 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फिर हम क्या निकाल सकते हैं, mv² क्या हो गया, 1/4πε0 इंटू E²। तो फिर v² हो गया 1/4πε0 E²/m। तो फिर v की जो वैल्यू है वो हो जाएगी E डिवाइडेड बाई √4πε0m।
तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हमारा सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 18, the radius of hydrogen atom in its ground state is 5.3 into 10 to the power minus 11 meters. After collision with an electron, it is found to have a radius of 21.2 into 10 to the power minus 11 meter. What is the principal quantum number n of the final state of the atom? तो यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट है उसका रेडियस दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन के बाद उसका रेडियस जो है वो चेंज हो गया है। तो हमको अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फाइनल स्टेट का निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या पता है जो रेडियस होता है कोई भी nth ऑर्बिट का वो प्रोपोर्शनल होता है n² के, जहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और z एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ तो हम हाइड्रोजन की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए z की वैल्यू तो यहाँ पे 1 ही है, तो z यहाँ पे कांस्टेंट है। तो सिर्फ अगर हम रेडियस और n की बात करें तो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²। तो हम कह सकते हैं कि r1/r2 जो है वो हो जाएगा n1² n2²। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है n2, मतलब हम ये एज्यूम करें कि जो फाइनल क्वांटम नंबर है वो n2 है। तो n2² जो है वो हो जाएगा n1² इंटू r2/r1। तो n1² क्या होगा, n1 क्या है, n1 तो 1 है क्योंकि ग्राउंड स्टेट में ये है और ग्राउंड स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग n1 की वैल्यू जो है वो 1 होती है। तो ये 1 है इंटू r2 की वैल्यू है 21.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और r1 की वैल्यू है 5.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो ये कैंसिल हो गया, तो 21.2/5.3 की वैल्यू आएगी 4, तो n2 की वैल्यू आएगी √4 यानी कि 2। तो जो क्वांटम नंबर होगा फाइनल स्टेट का वो हो जाएगा 2। Question number 19. In Rutherford scattering experiment, what will be the correct angle for alpha scattering for an impact parameter b is equal to 0? पहले तो क्वेश्चन के मतलब को समझते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 करना है तो फिर अल्फा स्कैटरिंग का जो करेक्ट एंगल है वो क्या होना चाहिए। उससे भी पहली बात है कि इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। जैसा कि हमने रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था कि इम्पैक्ट पैरामीटर जो है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस से जो अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, वो हो जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इम्पैक्ट पैरामीटर हम नॉर्मली कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ZE² cot θ/2 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हम इम्पैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर की वैल्यू है ये 0 है, तो जब ये पूरी वैल्यू 0 होगी इसका मतलब है ये जो cot θ/2 है ये 0 होगा। तो cot θ/2 इज इक्वल टू 0 यानी कि θ/2 कितना हो जाएगा, cot कितना डिग्री होता है 0, cot 90 डिग्री होता है 0, तो θ/2 हो जाएगा 90 डिग्री, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो डी हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20. Energy levels A, B, C of a certain atom correspond to increasing values of energy, that is EA less than EB less than EC. If λ1, λ2, λ3 are the wavelengths of radiation corresponding to the transitions C to B, B to A and C to A respectively, which of the following relation is correct? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। लेट अस से ये हमारे तीनों एनर्जी लेवल्स हैं A, B, C। तो हमने एज्यूम किया ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि λ1 जो वेवलेंथ है वो किसके लिए है, C to B। तो C to B का कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है λ1, B to A का कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है λ2 और C to A का कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है λ3। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ मतलब जब C से B में ट्रांजिशन हो रही है तो जो फोटोन एमिट हो रहा है उसका वेवलेंथ है λ1। ठीक है, तो अब हमें λ1, λ2 और λ3 में रिलेशन निकालना है। तो अब इस डायग्राम को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि जो एनर्जी डिफरेंसेस हैं हम उसको कैसे लिख सकते हैं। एनर्जी डिफरेंस C और A के बीच में यानी कि EC
माइनस ई ए वो क्या हो जाएगा, इस फोटोन की एनर्जी हो जाएगी, यानी कि hc/λ3। ठीक, उसी तरह से हम लिख सकते हैं कि EC माइनस EB इज इक्वल टू hc/λ1, और उसी तरह से EB माइनस EA इज इक्वल टू hc/λ2। तो डायग्राम को देख के ये तीन इक्वेशन तो हम क्लियरली लिख सकते हैं। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा EC माइनस EA इज इक्वल टू HC इंटू 1/λ1 प्लस 1/λ2। अब अगर हम ये इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में EC माइनस EA है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनके राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि hc/λ3 इज इक्वल टू HC इंटू 1/λ1 प्लस 1/λ2। तो ये HC और HC कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/λ3 इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 डिवाइडेड बाई λ1 λ2। तो हम लिख सकते हैं λ3 इज इक्वल टू λ1 λ2 डिवाइडेड बाई λ1 प्लस λ2। तो यानी कि B जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, a hydrogen atom in ground state absorbs 10.2 electron volt of energy. The orbital angular momentum of the electron is increased by। यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एक हाइड्रोजन एटम है जो ग्राउंड स्टेट में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करता है। तो लेट अस से कि ये उसका ग्राउंड स्टेट है। अब ग्राउंड स्टेट में रह के वो एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है जो कि है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये किसी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। लेट अस से वो एक्साइटेड स्टेट है E2। ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है कि उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट निकालते हैं। तो एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड स्टेट क्या होगा, एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट प्लस द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द एटम। तो जो डेल्टा E है उसकी वैल्यू है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया है। और हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि एनर्जी जो एक्साइटेड स्टेट पे ये जा रहा है उस एक्साइटेड स्टेट पे इसकी एनर्जी होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एक्साइटेड स्टेट जो है ये कौन सा वाला स्टेट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, फिफ्थ ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, E2 इज इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई n², मतलब किसी भी nth ऑर्बिट पे, मतलब En लिखते हैं इसको। इनफैक्ट यहाँ भी इसको En लिखते हैं तो ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, राइट। तो En इज इक्वल टू E1 बाई n²। अच्छा, तो इससे हम लिख सकते हैं कि n² इज इक्वल टू E1 बाई En। तो E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू है -13.6 और En की वैल्यू है -3.4। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यानी कि ये जो हम एक्साइटेड स्टेट की हम बात कर रहे हैं, दिस एक्साइटेड स्टेट कॉरेस्पॉन्ड्स टू n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब इस केस में हमें क्या पता है, जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, वो n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 पे हो रहा है। मतलब n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 2। तो अब हमें निकालना क्या है, इंक्रीज इन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr विच इज इक्वल टू nh बाई 2π। बोर के पॉस्टुलेट से हमें ये रिलेशन पता है। तो पहले जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो n1h बाई 2π होगा, और बाद में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा n2h बाई 2π। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है, यानी कि n2 माइनस n1 इंटू h बाई 2π। तो n2 यहाँ पे 2 है, तो 2 माइनस 1 इंटू h बाई 2π, तो ये हो जाएगा h बाई 2π। h की वैल्यू है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। तो ये वैल्यू होगी 1.05 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चा पार्टी कैसा लगा ये वीडियो? तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के छोटे छोटे वीडियोस जिसके अंदर हम MCQs प्रैक्टिस करते हैं, जिसके अंदर हम लेसन के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की समरी देखते हैं, ये आपको नीट की तैयारी में काफ़ी हेल्प करेगा। इनफैक्ट आपको रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होगा। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। किसी भी तरह का फीडबैक हो, सजेशन हो, उसे आप कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए,
ध्यान रखिए अपना और अच्छी तरह से मन लगा के तैयारी करते रहिए. सो आई विल सी यू ऑल वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. बाय बाय.